नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 4 जून के बाद काफी कुछ बदल गया। मोदी जी की सरकार एक बदली हुई गठबंधन की सरकार बन गई। जमीन पर हालात बदल गए, विपक्ष को लेकर नजरिया बदल गया लोगों का। और अब तो मोदी जी की वतन वापसी भी काफी बदल गई। एक वक्त हुआ करता था जब मोदी जी विदेश से आते थे तो जेपी नड्डा और जो है बड़े-बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए जाते थे एयरपोर्ट पर और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा नारे लगाए जाते थे। इसके बाद मोदी जी वहां पर भाषणबाजी भी करते थे, बाकायदा टेंट लगाया जाता था, बड़ी-बड़ी बातें होती थी और बताते थे कि वो विदेश में कैसा डंका बजा कर आए हैं। लेकिन आज देखिए मोदी जी अपनी 3 दिन की रशिया और ऑस्ट्रिया दौरे को खत्म करके वापस लौटे हैं। तो कितनी नीरस उनकी वतन वापसी थी, ना कोई वेलकम, ना कोई नारेबाजी और ना ही कोई स्वागत करने पहुंचा। और ऐसे ही पिछली यात्रा में भी हुआ था जब वो मोदी जी इटली दौरे से वापस लौटे थे, तब भी उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर कोई नहीं गया था और विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया और काफी ट्रोल किया, काफी फजीहत हुई कि आखिरकार पीएम मोदी को जो है रिसीव करने कोई गया क्यों नहीं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी करते नहीं है कि वहां पर मीडिया कर्मी भी पहुंच जाए, हालांकि एनआई का कैमरा तो हर जगह पहुंचा ही रहता है। लेकिन जो परंपरा रही है हर बार कि जो भी प्रधानमंत्री रहा है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और बताता था कि विदेश जाकर क्या फायदे हुए, क्या नीतियों पर बात हुई और तमाम चीजें। अब ये तो नहीं होती, लेकिन अब स्वागत भी नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार विदेश दौरे करते हैं और गोदी मीडिया द्वारा काफी ज्यादा इसको लेकर प्रचार भी किया जाता है कि डंका बज रहा है और पता नहीं क्या क्या चीजें। लेकिन इसके बाद अब जो भी विदेश यात्राएं हो रही हैं, जब से 4 जून के नतीजे सामने आए उसके बाद एक भी बार स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचे जेपी नड्डा। इसको लेकर जो विपक्ष है वो जो वीडियो शेयर कर रहा है, जो बातें कह रहा है, उस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये क्या कहना उचित है कि उनका डंका बज रहा है। देखिए, डंका बजने का मतलब क्या होता है? डंका बजने का मतलब यह होता है कि जब इंदिरा गांधी विदेश यात्रा पे जाती थी, लाल बहादुर शास्त्री जाते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते थे, जापान के अंदर जापानी लोग लाइन लगा के हजारों की संख्या में खड़े रहते थे। जब अमेरिका जाते थे तो अमेरिका के लोग लाखों की संख्या में खड़े रहते थे। आज की तारीख में स्थिति यह हो गई है कि आप अगर भीड़ का मुआयना करें, उसमें 99% लोग हिंदुस्तानी लोग हैं। अरे वेलकम तो यह होता है, डंका बोलने का मतलब तो यह होता है कि विदेशी लोगों के लिए आपके लिए इतनी ललक हो। जैसे रूस है, राज कपूर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों लोगों का क्रेज है रूस के अंदर। तो यह होता है डंका बोलना। अच्छा, डंका बोलने का मतलब क्या होता है? डंका बोलने का मतलब यह होता है आप कुछ कहते जाओ और दूसरा सुने नहीं उसको। क्या इसको डंका बोलना कहते हैं, बजना कहते हैं? भाई, मोदी जी ने कहा महात्मा बुद्ध की यात्रा होना चाहिए, युद्ध समाप्ति होनी चाहिए, बच्चों का जब मृत्यु होती है बड़ा दुख होता है, इस तरह की जो बातें की। और जिस दिन रूस में मोदी जी थे उसी दिन रूस ने यूक्रेन के अंदर एक बहुत भयंकर हमला कर दिया। इसका मतलब यह है कि आप जो वहां बोल रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, उसका असर रूस के ऊपर कुछ नहीं पड़ रहा है। ही डैम केयर्स फॉर यू। मतलब तो यह होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब ये देखिए डंका बोलना किसको कहते हैं। मैं जवान था उस समय, इंजीनियरिंग कर रहा था बीएचयू के अंदर 1971 में, जब इंदिरा जी को रिचर्ड निक्सन का फोन आया था। इंदिरा जी ने फोन नहीं उठाया था और अपने माथा से कह दिया था, कह दो कि मैं फोन नहीं उठाऊंगी, जो मुझे करना है। ये होता है डंका बजना। और जो 7वां बेड़ा भेज रहे थे अमेरिका वाले, वो 7वां बेड़ा वहीं का वहीं रह गया। कहीं किसी की हिम्मत नहीं पड़ी हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने की, क्योंकि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वहां के लोगों को परेशान कर रहा था। पूरे विश्व ने मूक दर्शक की तरह बनते हुए इंदिरा जी के शौर्य को देखा था। और विश्व में पहली घटना है जब एक देश को 2 भाग में तोड़ दिया। उसको कहते हैं डंका बोलना, डंका बजना। देखिए डंका कैसे बजता है। राहुल गांधी जब मणिपुर में जाते हैं, निधि, आपको क्या उत्तर प्रदेश के लोग वहां दिखते हैं? वहां केवल मणिपुर के लोग दिखते हैं। इसका मैंने लोकल पॉपुलेशन आपके जो जेस्चर्स है उनको स्वीकार कर रही है, उसकी
मानना कर रही है। असम के अंदर जाते हैं तो असम के लोग दिखते हैं, तमिलनाडु के अंदर जाते हैं तो तमिलनाडु के लोग दिखते हैं। माननीय मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान हमको करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने भी इंटरव्यू किया जब वो रूस के अंदर गए, वहां पे अगर 100 लोग थे, उससे 90 लोग गुजरात के थे। गुजरात वासियों से मुझे कोई परेशानी नहीं, गुजरात वासियों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। और उसमें आधे लोगों ने इनडायरेक्टली ये बताया कि वो गुजरात के अंदर पढ़ते हैं। इसका माने इनको यहां से एयरलिफ्ट किया गया, वहां जाके भीड़ इकट्ठी की गई और सब कुछ ये दिखाया गया जैसे डंका बोल रहा है। देखिए, डंका बचने का मतलब ही, देखिए आप खुद सोचिए दीदी, रूस एक व्यापारी है, चीन एक व्यापारी है, अमेरिका एक व्यापारी है। अगर आप उसके यहां जाके हजारों लाखों करोड़ों का अस्त्र शस्त्र खरीदेंगे, वो आपका स्वागत करेंगे और आपको चाय भी पिलाएंगे शाम को। ऐसा नहीं कि चाय नहीं पिलाएंगे, क्योंकि आप उनका लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा रहे हैं। यही अमेरिका के साथ हो रहा है, यही रूस के साथ हो रहा है। लेकिन जब इंदिरा गांधी गई थी विदेश, रूस के राष्ट्रपति भी उनको रिसीव करने आए थे, प्रधानमंत्री भी रिसीव करने आए थे, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट भी रिसीव करने आए थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रिसीव करने आए थे। जब माननीय मोदी जी गए, मेरे को शर्म आई कि मेरा देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रूस के अंदर नहीं हुआ। 3 लोग खड़े थे। यहां भी अभी हिंदुस्तान में वापस आ रहे हैं, अरे कम से कम अरे भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं को ही भेज देते हैं वहां पे रिसीव करने के लिए। इनको भेज देते, गौरव वल्लभ को भेज देते, राधिका खेड़ा को भेज देते, ये लोग भेज देते, ये जो क्या नाम है उनका, रोहन गुप्ता को भेज देते। अरे इन लोगों को भेज देते जो बड़े परेशान थे कांग्रेस के अंदर। और आज के तारीख में जो डंका बोलना होता है वो होता है जब देश के लोगों की आंखों में आंसू हो। और उस समय आप जाके रूस में जाके, और विदेश मंत्री आपके साथ है नहीं, रक्षा मंत्री आपके साथ है नहीं, आप अकेले ही हर डील कर लेते हैं। अरे रक्षा मंत्री बनाया किस लिए है आपने? आपने विदेश मंत्री बनाया किस लिए अगर उनको साथ नहीं ले जाना है? रेल मंत्री बनाया क्यों है जब सारी झंडियां आप ही को दिखानी है? रेल मंत्री का काम क्या है? वो कभी जब एक्सीडेंट हो जाता है, हर 15 दिन का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल पे चढ़ जाते हैं। इसके लिए थोड़े रेल मंत्री होते हैं। तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा है अपने पुराने इतिहास में जब प्रधानमंत्री हर जगह डील अकेले कर रहे हूं। अरे चलिए, पिछली बार मोदी जी की सरकार थी, जो बनाया आपने किया, किसने हस्तक्षेप नहीं किया। आज तो एनडीए की सरकार है। कर्नाटका का 7 बार का दलित एक एमपी कह रहा है मैं 7 बार का एमपी हूं और केवल मुझे मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि मैं दलित हूं, और सारे सवर्णों को भर लिया गया है इसके अंदर। आपका एक ऐसा सांसद जो 7 बार का सांसद है, वो इस तरह की बातें कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपको लोग रिसीव नहीं करना चाहते हैं। अब खैर डंका बोलने वाली बात भी निधि आपने कह दी, अब कोई कहता भी नहीं कि मोदी जी का डंका उनका बोल रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हंसी उड़ती है। पहले तो लोग मान जाते थे, अब जनता को समझ में आ गया है हर समस्या का समाधान इनके पास केवल एक है। कोई समस्या बता दीजिए, ये एक समस्या है इनकी, एक उसका उत्तर है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू तो 10 ही साल से खतरे में आया है, उसके पहले हिंदू कभी खतरे में नहीं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, लेकिन एक चीज जिसको लेकर मोदी जी ने खूब ख्याति बटोरी है और उसमें गोदी मीडिया ने भी उनका खूब साथ दिया है, वो यही है विदेश नीति और विदेश में डंका बजना। ये चीज हमेशा से अंधभक्तों के दिमाग में रही है, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आप उनसे पूछ लीजिए तो वो यही कहेंगे। और विदेश नीति के नाम पर अभी भी अंधभक्तों से बात कर लीजिए तो उनको ये नहीं पता होगा कि मोदी जी विदेश में क्या करके आए हैं, लेकिन वो ये जरूर बताएंगे कि मोदी जी ने विदेश में डंका बजा दिया। तो अब ये डंका तो जाने दीजिए, लेकिन मोदी जी रूस गए, ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रिया गए, वहां पर कई सारे समझौते हुए, लेकिन उन समझौतों से आखिर आम आदमी को क्या कोई फौरी राहत मिली है? क्या आम आदमी को कुछ हासिल हुआ है? क्या ये सारी चीजें जो है ये पीएम मोदी को बतानी चाहिए या फिर नहीं? ये अडानी जी बताएंगे क्या फायदे हुए, क्या समझौते हुए, उसको देश की जनता को उससे क्या लेना देना, क्योंकि मोदी जी विदेश की यात्रा कोई देश की जनता के लिए थोड़ी करते हैं। अरे अच्छा बताइए, अंधभक्त क्या कहें, आप क्या चाहती हैं वो क्या कहें? नीट परीक्षा के बारे में बताएं तो क्या कहें? वो कहें कि आज तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार जिस पुल का उद्घाटन करने जा रहे थे वही टूट गया। आजकल तो हम लोग ये कहते हैं बिहार के अंदर जिस दिन पुल ना टूटे उस दिन एक वो है ब्रेकिंग न्यूज है, ये तो कि पुल नहीं टूट, रोज पुल टूट रहे हैं। अच्छा, हर जगह अब किस चीज में बताएं? ये महंगाई के बारे में बताएं।
अंधभक्त क्या बताएं, आप क्या अपेक्षा कर रही, महंगाई के बारे में बताएं। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 70-80 रुपए किलो से कम हो। 100 रुपए किलो का टमाटर हो गया, 60 रुपए का आलू हो गया है। अच्छा, वो मंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको महोदय को इतना ही नहीं पता है, वो कह रहे हैं 100 रुपए से ऊपर की कोई दाल ही नहीं है। अरे वो मुर्गा खाते होंगे, उनको दाल से क्या लेना देना। दाल की कीमत तो हम शाकाहारी सनातनियों को पता है, इन लोगों को क्या पता शाम को जाके बियर पीने वाले और मुर्गा खाने वाले। मुर्गा शायद सस्ता हो गया होगा, दाल महंगी हो गई होगी। दाल जो है हर चीज इतनी महंगाई पे बोल नहीं सकते, बेरोजगारी पे बोल नहीं सकते, देश की आर्थिक समस्याओं पे बोल नहीं सकते। पुल टूट रहे हैं, हर जगह जल दबाव है, हर जगह पानी भरा हुआ है बुरी तरह से, ट्रैक्टर चल रहे हैं, स्टीमर चल रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति आपने पैदा कर दी है। तो एक काल्पनिक, क्योंकि हिंदुस्तानी विदेश तो जाता नहीं, वो तो नहीं पता कि डंका कैसे बोलता है, लेकिन जिसको भी ये शक हो कि डंका बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, केवल मोदी जी की भीड़ के फोटोग्राफ को देख ले, उसमें कितने विदेशी हैं और कितने देशी हैं। अरे अपने देश के लोगों को इकट्ठा करके डंका बुलवाना है। मेरे पास अगर पैसा हो 100 करोड़ रुपए मान लीजिए, है नहीं, मेरे को तो ऐसे ही मध्यम वर्ग का आदमी हूं, अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए अमेरिका चला जाऊं, उसमें वहां किसी से कह दूं कि भैया ऐसा है, 1-1 हजार डॉलर देना और 100 लोग इकट्ठे कर लेना और स्वामी जी जिंदाबाद, स्वामी जी जिंदाबाद करा देना, तो क्या मेरा डंका बोलेगा? ये बात तो सही है सर। और लेकिन इस बार के मोदी जी के विदेश दौरे में एक और चीज बहुत गलत चली गई लोगों के बीच, जो संदेश गया मोदी जी की छवि के तौर पर, क्योंकि मोदी जी रूस गए थे और ठीक उसी वक्त राहुल गांधी मणिपुर में थे। जाहिर तौर पर मोदी जी अगर किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाता है, तो कोई छुट्टियां मनाने नहीं जाता है, देश के काम से ही जाता है। लेकिन ये कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि उसके बाद कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रचार करना शुरू कर दिया कि देखिए अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, मोदी जी विदेश जाते हैं और राहुल गांधी मणिपुर में। और पहले ऐसा होता था कि मोदी जी कहते थे कि अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब राहुल गांधी जो है वो विदेश चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे घूमने और पता नहीं क्या क्या चीजें। लेकिन इस बार राहुल गांधी तो नहीं, लेकिन मोदी जी बार बार विदेश चले जा रहे हैं। और इसकी छवि को लेकर जो कांग्रेस ने जो प्रचार प्रसार किया है, उसका भी काफी कुछ असर जो है लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। देखिए, विदेशी नहीं गए, वो इटली चले गए हैं। राहुल गांधी के लिए कह रहे थे कि इटली चले जाएंगे, वो इटली चले गए हैं, और हो सकता है कहीं वो बैंकॉक ना चले जाएं। मतलब उनके सलाहकार उनको कह देंगे कि साहब ठीक है, थाईलैंड इतना बुरा देश नहीं, मैं भी घूम के आया हूं। भाई जो गलत काम के लिए जाते हैं उनके लिए गलत होगा, खराब होगा। मेरे लिए, हम पति पत्नी गए, हमने बड़ा अच्छा देखा, बड़े अच्छे बीचेज हैं, सब कुछ है, हिंदुस्तान जैसे लोग हैं, साधारण लोग हैं, सामान्य लोग हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने बना दिया है, तो अब तो ऐसा हो गया जो थाईलैंड जाता है उसको इतनी बुरी दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन मोदी जी तो इटली खुद चले गए। अच्छा, जिस प्रकार की वहां फोटोग्राफी हुई है और बिल्कुल फोटोजेनिक एंगल से फोटोग्राफी हुई है, अरे आज की तारीख में देश को नेता कैसा चाहिए। आसाम के अंदर आप सोचिए, हेमंत विश्व शर्मा को पसीने आ रहे होंगे, और जब भी असम का इलेक्शन होगा, मैं वहां की राजनीति को बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन आज आपको राइटिंग में दे रहा हूं, स्वीप करेगी कांग्रेस, स्वीप करेगी, बीजेपी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आज जब वहां 24 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, राहुल गांधी आसाम में जाके लोगों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं। और अब वो जा रहे हैं कहां पे, आपको पता है? 14 तारीख को, आज 11 तारीख है। महाराष्ट्र के अंदर जो पंढरपुर की यात्रा होती है, जो सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है महाराष्ट्र के अंदर की, वहां राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, वो जनता के साथ चलेंगे। तो हिंदू 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 करते हो, कभी तुम कांवड़ में चले हो, कभी पंढरपुर की यात्रा में मोदी जी चले हो, राहुल गांधी पंढरपुर की यात्रा में जा रहे हैं। यह है हिंदुत्व। हिंदू का मतलब यह होता है कि जब लोगों के आंखों में आंसू आए, उन आंसुओं को पोंछे, यह होता है हिंदुत्व। यह है सनातन धर्म जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और हमारे एक दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि पीएम विदेश यात्रा से लौटे और स्वागत के लिए जेपी नड्डा जैसे कोई भी नेता नहीं पहुंचते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि बीजेपी 3 अंदर से परास्त महसूस कर रही है? 100% परास्त में, और केवल बीजेपी ही परास्त नहीं महसूस कर रही है, अंधभक्त भी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। अगर सोशल मीडिया का सूक्ष्म अध्ययन आप करें, आज के तारीख में कोई टॉल क्लेम्स नहीं कर रहा है। आज के तारीख में वो बिल्कुल एग्रेशन जो उनके अंदर था, वो एग्रेशन भी खत्म हो गया है। वो समझ रहे हैं कि आगमन की आहट क्या है, क्या होने वाला है।
ये तो केवल ब्रीदिंग स्पेस। अब इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के सामने समर्पण कर दिया। 60,000 करोड़ का पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर आंध्र प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि आर्म ट्विस्टिंग कर ली चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी की। अब आप सोचिए, अरे भैया, अगर नड्डा जी नहीं जा सकते थे उनको रिसीव करने के लिए, तो अनुराग ठाकुर ही चले गए होते, स्मृति ईरानी चली गई होती, वो क्या नाम है उनका, कंगना रनौत चली गई होती, कोई तो उनको रिसीव करने जाता। भाई, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, उनको अच्छा रिसेप्शन मिलना चाहिए। और ये भी एक सही बात है कि देश की जनता का 10 साल से इस बार की प्रतीक्षा है कि मोदी जी मुखातिब हो और बताएं वहां क्या करके आए हैं। केवल शाम को चाय पी है, नाश्ता किया है, बिरयानी खाई है, या देश के लिए कुछ लेके आए और हमारे देश में महंगाई कम होने वाली है। भाई, अगर रूस आपको 30% डिस्काउंट पे क्रूड प्राइस देता है, तो हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं कम कर रहे हैं? अच्छा, पहले कहते थे कि साहब अपने दुखों को भूल जाइए, सेना के लिए हो रहा है, सेना वहां 46 डिग्री पे खड़ी रहती है, -20 डिग्री। अरे, अग्निवीरों को तो तुम मरवा रहे हो। जो अंशुमन सिंह की मां है, जो वीर अंशुमन सिंह की मां है, राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो दुरैया एक व्यवहार हो रहा है सेना के साथ, जबकि उनका बेटा अग्निवीर नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि अग्निवीर के साथ जो अन्याय हो रहा है बंद होना चाहिए और सेना को एक प्रकार से देखना चाहिए। अभी तो आप देखिए, धीरे 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 धीरे, अभी तो कर्नाटका के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है, ये मैसेजिंग जा रही है कि ये लोग नारा लगाते हैं दलितों का और बैकवर्ड्स का, और सारा का सारा सुख जो है अपने गिने चुने लोगों को देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। मोदी के विदेश दौरे की तो बात हो गई सर। बात कर ले जो सहयोगी हैं पीएम मोदी के, आजकल काफी झुके-झुके नज़र आ रहे हैं। कभी वो जो है पीएम मोदी के आगे जो है झुक जाते हैं, कभी किसी के आगे, और अब तो इंजीनियरों के आगे भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कहिए तो पैर छू ले, लेकिन पुल जो है जल्दी बना दीजिएगा। और यहाँ पर पुल जल्दी बनाने की बात हो रही है, अगर वो जल्दबाज़ी करेंगे तो वही होगा जो अभी हो रहा है। कि पुल बनाने से पहले ही गिर जाता है, उद्घाटन करने से पहले ही गिर जाता है। तो ये पैर बार-बार क्या जो है किस तरफ इशारा कर रहा है सर? नहीं नहीं, देखिए, पुल जल्दी बनाने की बात तो नीतीश कुमार इसलिए करते हैं, आपको पता होगा, किसी सिविल इंजीनियर से बात कर लीजिए, किसी कंस्ट्रक्शन वाले से बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है मटेरियल की खरीद में। भाई, आपने मटेरियल खरीद लिया, सीमेंट खरीद लिया, लोहा खरीद लिया, बजरी खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया और उसमें कमीशन खा लिया। अब इलेक्शन पास है तो नीतीश कुमार जी को पैसे की आवश्यकता है, उनके पास कोई चुनावी बॉन्ड थोड़ी है जो मोदी जी के पास है, पीएम केयर फंड थोड़ी है जो मोदी जी के पास है, तो उनको पैसे चाहिए। अच्छा, जल्दी आप बनवा रहे हैं, लेकिन ये तो ध्यान रखिए कि पिछले 1 महीने के अंदर, अच्छा, हर पेपर लीक हो रहा है। जब तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे, कितने लोगों को नौकरियां मिली? क्या एक भी पेपर लीक हुआ? आप बताइए, आज भी कोई शिकायत है क्या बिहार के अंदर कोई पेपर लीक हुआ है तेजस्वी यादव के डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप में? क्यों नहीं लीक हुआ? आज क्यों लीक हो रहे हैं? क्योंकि पेपर बिक रहे हैं, हर जगह पैसे का खेल हो रहा है। तो पैर देखिए, पैर तो इसलिए छू रहे हैं कि उनको कमीशन मिल जाए, उनको पैसे चाहिए, क्योंकि मोदी जी के पास तो पैसे की भरमार है, बीजेपी के पास तो पैसे की भरमार है, बाकी पार्टियों के पास पैसा ही नहीं है। अरे, 5 स्टार आपने ऑफिसेज बना लिए हैं, हर शहर के अंदर 5 स्टार वो ऑफिसेज हैं। बल्कि बंगाल के अंदर था तो ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के ऑर्डर पे वो 5 स्टार ऑफिस ही इनका गिरा मारा, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर था। और बाकी पार्टियों के आप देख लीजिए उनके। अच्छा, अब एक पशुपति पारस साहब हैं, उनको भी अकल आ जानी चाहिए, लोगों को अकल आनी चाहिए, सारे लोगों को। पशुपति पारस को मंत्री बनाया था पिछली बार और चिराग पासवान को बर्फ पे लगा दिया था। अब चिराग पासवान को वो मंत्री बना दिया और पशुपति पारस का जो दफ्तर था वो उनको कैंसिल करके चिराग पासवान को दे दिया। अरे, कोई विश्वसनीयता होती है कि नहीं राजनीति के अंदर? हर आदमी को धोखा, हर आदमी से धोखा, पशुपति पारस से धोखा, बादल साहब से धोखा, चौटाला साहब से धोखा, बीआरएस से धोखा, उससे बीजेडी से धोखा, हर आदमी से धोखा। धोखा तो हो रहा है सर, और धोखा अयोध्या वासियों के साथ भी हुआ। और आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस की बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी गई है, और इसमें न जाने कितने लोगों के नाम है, वो जो जमीन को लेकर जो चीजें चल रही हैं, आपने सुना होगा कि बड़े-बड़े नाम शामिल है, डिप्टी सीएम से लेकर जो यूपी एसटीएफ प्रमुख है, उन लोगों के भी नाम सामने आए हैं।
तो मतलब अयोध्या में कोई राम में लीन था तो कोई मुनाफे के काम में? नहीं नहीं, देखिए राम में तो लीन होता है जो गरीब आदमी होता है। वास्तविकता में अगर आपको भक्ति देखनी है तो मध्यम वर्ग में देखिए और निम्न मध्यम वर्ग में देखिए। ये जो पूंजीपति हैं, बड़े लोग हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं, इनको भक्ति में कोई आस्था नहीं है, इनको भगवान श्री राम में कोई आस्था नहीं है, इनको आस्था केवल पैसे में है और ये पैसा कमाना जानते हैं। इसीलिए अयोध्या हारे हैं। ये अयोध्या हारने का कारण यह है गरीबों की आपने बुलडोजर से उनकी झोपड़ियां तोड़ दो, उनकी दुकानें तोड़ दो, उनको कंपेंसेशन मत दो और सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दो और वो बड़े बड़े पूंजीपति फिर गरीब लोगों को वही चीज उनसे खरीदी है 10 गुने दाम पे दे दो। हर जगह शोषण, गरीब आदमी का हर जगह शोषण। तो भगवान से वो डरता है। आप देखिए हाथरस के अंदर जो कांड हुआ उसमें क्या अमीर लोग थे क्या मरने वाले? सारे गरीब लोग थे, सारे मध्यम वर्ग के लोग थे, अल्प मध्यम वर्ग के लोग थे, क्योंकि वो धर्म भीरू होते हैं। ये लोग जो है इनका कोई, भाई शाम को जिस प्रकार के इन लोगों की पार्टीज होती हैं वो धर्मभीरू आदमी कर सकता है क्या? भगवान श्री राम को मानने वाला, मर्यादाओं को मानने वाला कर सकता है क्या? इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सारा का सारा वहां लोकल पूंजीपतियों ने लिया, फिर अमिताभ बच्चन ने ले लिया, फिर वो बड़े लोगों ने ले लिया। 500 करोड़ का होटल बन रहा है, 700 करोड़ का होटल बन रहा है। यही काशी में हुआ है, यही उज्जैन में हुआ है, यही अयोध्या में हुआ है। सब पैसे वालों ने अपनी आमदनी को 10 गुना कर लिया है और गरीबों की छाती पे चल के कर लिया है। बिल्कुल सर, और इस समय जो देश में हो रहा है जाहिर तौर पर बहुत ही खराब हो रहा है। कभी परीक्षाएं लीक, तो कभी ये महंगाई की मार, और आपको लग रहा है कि जो टमाटर, प्याज और दाल के दाम इतनी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, कोई आम आदमी जो है ना तो दाल बनाने के बारे में सोच सकता है, ना ही सब्जी बनाने के बारे में। तो क्या अब नमक रोटी खाने पर मजबूर होना पड़ेगा? नहीं नहीं, तो आटा कौन सा सस्ता है? भाई आप जरा ये अनुमान लगाइए, किसान से जो गेहूं खरीदा जाता है और जो आटा हम आप खरीदते हैं उसके बीच में कितना अंतर है? 100% का अंतर है। अरे इतना इतना पैसा पूंजीपतियों को कमवाओगे, अच्छा लोन भी उसी के माफ करोगे, लोन भी कम कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे उसको दोगे, सारा उसका वन टाइम सेटलमेंट करोगे, रिहेबिलिटेशन करोगे, सारे उन लोगों के करोगे जो हमारा खून चूसते हैं। अब पतंजलि वालों का आपको पता ही होगा, उनके कितने प्रोडक्ट जो है वो बैन हो गए, अब वो प्रोडक्शन बंद कर दिया। अच्छा उसमें एक आई ड्रॉप हुआ करती थी दृष्टि करके, अब मैं मूर्ख हूं, मैं भी उसमें आ गया रामदेव के चक्कर में। खैर 2-3 साल से तो नहीं डाली, उसके पहले मैंने भी 2-3 बोतलें अपनी आंखों में डाल ली। अब वो बैन हो गई, वो पता नहीं क्या बताते थे, वो नींबू है उसके अंदर और सफेद प्याज है और पीली प्याज है। अच्छा आंख पे डालते थे, वो चलता था। आज पता चला धोखा किया देश की जनता से। तो जैसे ये ढोंगी बाबा लोग धोखा कर रहे हैं, ये ढोंगी राजनीतिज्ञ कर रहे हैं, उसी प्रकार का ये पूंजीपति कर रहे हैं धोखा देश के साथ। तो देश की जनता को, भोली भाली जनता को ये समझना चाहिए, ये लोग धर्म के नाम पे आपको मूर्ख बना रहे हैं। धर्म का मतलब ये होता है कि भगवान श्री राम की मर्यादाओं का पालन कीजिए, शादी कीजिए तो बीवी को मत छोड़िए, जो 7 फेरे लीजिए, अग्नि के फेरे लीजिए, सप्तपदी कीजिए, उसका मान सम्मान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने बच्चों को प्यार पोल से पासिए। और जब तक गृहस्थ जीवन का आप पालन नहीं करते तब तक आप सनातनी हो ही नहीं सकते। जिसने गृहस्थ आश्रम ही छोड़ दिया, 25 से 50 का आश्रम ही छोड़ दिया, वो बाल्यावस्था से सीधे वानप्रस्थ में चला गया, वो कैसे अपने को सनातनी और हिंदू कहता है? जी सर, और एक हमारे दर्शक है वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सच नहीं है कि नीतीश जी ने अब तक की सियासत ही सिर्फ चापलूसी के से चलाते आए हैं, और इसीलिए सोच रहे हैं कि मोदी जी की चापलूसी से सीएम की सीट एक बार फिर से बनी रहेगी? देखिए मेरी कोई राय मुझसे मांग नहीं रहा है, मैं खुद ही राय दे रहा हूं। देखिए आज के तारीख में हिंदुस्तान की राजनीति में 2 लोग बहुत अच्छी तरह से उभर रहे हैं। एक राहुल गांधी, देखिए अखिलेश यादव को जो सीटें मिली हैं, जो तेजस्वी को मिली हैं, जो जहां भी मिली हैं, उसमें राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक बहुत बड़ा वर्ग आज डेवलप हो गया है, जो पहले मोदी जी के लिए डेवलप था और राहुल गांधी के लिए डेवलप हो गया है कि निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फायदे के, क्योंकि इलेक्शन तो अब 4.5-5 साल के बाद है, अब तो इलेक्शन है नहीं, इसके बावजूद वो जनता से मिल रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, रोज जा रहा है। तो राहुल गांधी की वजह से एक उभार
आया है और धर्म जाति से ऊपर उठ गया है। और दूसरा, बिहार के अंदर पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव के एक एक मूव को बड़े क्लोजली वॉच कर रहा हूं मैं। उस आदमी ने वास्तविकता में जो जनसेवक का काम होता है, जो सेवक का काम होता है, जो राजनीतिज्ञ का काम होता है, वो या तो राहुल गांधी कर रहे हैं या पप्पू यादव कर रहे हैं। और अगर जिस प्रकार से बीमा भारती के मामले में अभी जो हुआ है, एक प्रकार से पप्पू यादव ने बीमा भारती के लिए वोट मांगे हैं और हाथ जोड़ के अपनी बेटी कह के वोट मांगे हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग लालू यादव, तेजस्वी यादव थोड़ा बड़ा दिल रखें, पप्पू यादव को स्पेस दें, राहुल गांधी इसी प्रकार से काम करते रहे, तो इस बार वो पुरानी सारी फिलॉसफीज खत्म हो जाएंगी और नीतीश कुमार भी धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि वो पता नहीं किसी पुराने आईएएस को, अपने समाज के आदमी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाने की चेष्टा में है। जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। और इस बार नीतीश की राजनीति कहाँ जाएगी वो तो इस बार के विधानसभा चुनावों में पता लग जाएगा, और उनसे जो है मोदी जी को कितना फायदा होगा ये भी पता लग जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। जिस तरह से मोदी जी लगातार विदेश दौरे कर तो रहे हैं, लेकिन इसके बाद उसका कुछ परिणाम सामने निकल कर नहीं आ रहा है। इसी को लेकर हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी। नमस्कार।